हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग आधुनिक बिहार के अंतर्गत बिहार का गठन के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आधुनिक बिहार राज्य का गठन। परिवर्तन प्रकृति का स्वभाव है। प्रकृति की इसी स्वभाव की वजह से स्थितियों में परिवर्तन आते रहते हैं और सभी क्षेत्रों में समयानुकूल परिवर्तन होते रहते हैं। राजनीतिक रूपरेखा और नक्शों में भी परिवर्तन आ जाते हैं, अर्थात समय के अनुसार प्रकृति में परिवर्तन होते रहता है। इसी वजह से आसपास की स्थितियों में, राजनीतिक रूपरेखा में, नक्शों में और सभी क्षेत्रों में समय अनुकूल परिवर्तन होते रहता है। आगे है 1860 के बाद से बिहार में नई स्थितियां बनने लगी थी। उस समय बिहार, बंगाल, उड़ीसा संयुक्त प्रांत थी, अर्थात उस समय बिहार, बंगाल, उड़ीसा एक ही राज्य था। राजधानी उस समय कलकत्ता थी। बंगाल के लोग ही प्रशासनिक एवं अन्य क्षेत्रों में हावी थे, अर्थात उस समय बंगाली लोगों का ही प्रशासनिक एवं अन्य क्षेत्रों पर दबदबा था। बिहार में भी बंगाल के लोग ही रोजगार क्षेत्र में हावी थे, जो बिहारियों को रोजगार में आने नहीं दे रहे थे, अर्थात बिहार में भी बंगाली लोगों का ही रोजगार में दबदबा था, जिस कारण से बिहारी लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा था। इस स्थिति ने बिहार के तत्कालिक शिक्षितों में यह भावना उभर आई कि बिहार बिहारियों का है, जिस कारण उस समय शिक्षितों के मन में यह भावना आ गई कि बिहार बिहारियों का है और यहाँ केवल बिहार ही रोजगार करेंगे। आगे है सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण के नेतृत्व में बिहार अलग प्रांत के निर्माण संबंधी एक व्यापक आंदोलन भी उठ खड़ा हुआ, जिसकी परिणति है कि अर्थात जिसका परिणाम है कि बिहार राज्य का गठन हुआ। आधुनिक का शाब्दिक अर्थ है आजकल का, वर्तमान काल का या नए जमाने का, जो मनुष्य की नियति को पूर्व परंपरा से संबद्ध न मानकर नए युग की स्थिति के अनुसार परिभाषित करे। अब आगे है प्राचीन काल से ही बिहार की पहचान एक अलग तरह की रही है। मुस्लिम शासन काल में भी बिहार ने अपना अलग अस्तित्व कायम बनाए रखा था। मुगल शासन व्यवस्था आरंभ में तो व्यवस्थित रही, परंतु बाद में क्रम में कमजोर शासकों की वजह से मुगल व्यवस्था लड़खड़ाने लगी थी। आप लोग केंद्र में भी देख सकते हैं कि जिस समय मुगल शासन व्यवस्था आई थी उस समय प्रारंभ में यह काफ़ी सुदृढ़ और मजबूत थी, लेकिन जैसे जैसे समय परिवर्तन होता गया और शासक बदलते गए, वैसे वैसे इसकी स्थिति भी कमज़ोर होती गई और बिहार में भी इसकी स्थिति कमज़ोर और लड़खड़ाने लगी। दूसरी ओर यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां बिहार बंगाल में 17वीं शताब्दी के आसपास से स्थापित भी होने लगी थी। 1774 के लगभग अंग्रेज़ों की फैक्ट्री पटना स्थित गुलजार बाग में स्थापित हो चुकी थी। मुगलों, अफगानों सहित भारतीयों की कमजोरियों का फ़ायदा अंग्रेज उठाने लगे थे। उनकी कमजोरियों का फ़ायदा उठाते हुए वे शक्तिशाली भी होते चले गए थे, अर्थात जैसे जैसे मुगल शासनकाल अर्थात मुगल शासन व्यवस्था कमज़ोर होती गई, वैसे वैसे अंग्रेज़ों की शक्ति बढ़ती गई। 23 अक्टूबर 1764 को मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम की सम्मिलित सेना का अंग्रेज़ों की सेना से बक्सर में युद्ध हुआ, जिसमें नवाब तथा मुगल बादशाह की सेना को पराजय मिली।
अर्थात 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर में अंग्रेज और भारत के मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम, इन दोनों के बीच युद्ध हुआ। ये दो टीम थी, एक तरफ अंग्रेजी सेना थी और दूसरी तरफ मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह, जिसमें भी अंग्रेजों की ही विजय हुई और इन लोगों का हार का सामना करना पड़ा। आगे है 3 मई 1765 को करा, जो कि इलाहाबाद में पड़ता है, में एक और युद्ध हुआ, जिसके बाद मुगल बादशाह शाह आलम पूर्णतः अंग्रेजों पर आश्रित हो गया। दोबारा मुगल बादशाह अंग्रेजों से लड़ने के बाद वह फिर हार गए और फिर वह अंग्रेजों पर ही आश्रित हो गए। अंग्रेजों के दबाव में आकर 22 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय द्वारा अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अर्थात राजस्व प्रशासन देनी पड़ी। अर्थात जब बादशाह अंग्रेजों से हार गए तो अंग्रेज अब उन पर दबाव डालने लगे और जिसके फलस्वरूप 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह को अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अर्थात कर व्यवस्था को देनी पड़ी। अर्थात अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कर वसूलने का अधिकार बादशाह को न होकर अब अंग्रेजों को हो गया था। आगे है अंग्रेज बिहार, बंगाल और उड़ीसा में राजस्व वसूलने के साथ साथ राजनैतिक पकड़ भी मजबूत करते गए। चालाकी, बटमारी, धोखेबाजी, घूस, पाखंड, दगाबाजी आदि का सहारा लेते हुए वे बलशाली मुगलों अफगानों के भी शासक बन बैठे। ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में शासन व्यवस्था चले जाने पर अंग्रेजों ने भारत की राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक रूपरेखा में अनेक परिवर्तन कर डाले। चूँकि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में भारत की शासन व्यवस्था आ गई थी, इस कारण से अब अंग्रेज भारत की राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक रूपरेखा में भी परिवर्तन करने लगे। कंपनी सरकार कलकत्ता में अपनी राजधानी स्थापित की। इस कारण प्रशासन में बंगालियों का वर्चस्व स्थापित हो गया। अर्थात चूँकि कलकत्ता उस समय राजधानी थी, जिस कारण से वहाँ के लोग ही प्रशासन में अपना वर्चस्व स्थापित कर पाए। वे बिहार और उड़ीसा में भी अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। सरकारी नौकरियों में शिक्षित बिहारियों को वे नौकरियों में आने से रोकने लगे। कलकत्ता में पढ़ रहे बिहारी छात्रों के प्रति भेदभाव भी करने लगे। इससे बिहारियों का स्वाभिमान जाग उठा। 1885 के समय शिक्षित बिहारियों में यह भावना भर उठी थी, बिहार बिहारियों का है। इस भावधारा से बिहारियों में एक मानस तैयार हुआ। आगे है बैरिस्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने अपने साथियों के साथ मिलकर बिहार को एक अलग राज्य का दर्जा दिलाने के लिए प्रयास करना शुरू कर दिया। महेश नारायण बंगालियों के द्वेष भावना से चोट खाकर अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर कलकत्ता से वापस आ गए। चूँकि महेश नारायण को बंगालियों जो कि बंगाल में पढ़ रहे थे, बंगाल के कलकत्ता में पढ़ाई कर रहे थे, उस समय उन्हें बंगाली लोग काफ़ी तंग कर रहे थे, जिस कारण से उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और बिहार वापस आ गए। 1894 में उन्हें अपने संपादकत्व में बिहार टाइम्स निकालना शुरू किया और उन्होंने 1894 में बिहार टाइम्स निकाला। अपने पद के माध्यम से बिहार को एक अलग राज्य का दर्जा प्रदान करने की मांग करने लगे।
1894 में ही उन्होंने बिहार के उपराज्यपाल सर चार्ल्स एलियट के समक्ष बिहार को बंगाल से अलग राज्य बनाने का ज्ञापन दिया, परंतु उपराज्यपाल ने ज्ञापन को अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार कर दिए जाने के बावजूद सच्चिदानंद, महेश नारायण आदि बिहार के एक अलग राज्य का दर्जा हेतु वातावरण तैयार करने लगे, अर्थात उस समय विभिन्न माध्यमों से प्रचार करके लोगों को जागरूक करने लगे कि बिहार को एक अलग राज्य का दर्जा प्रदान करवाना है। 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। बंगाल में इसका प्रभाव अत्यधिक था। अंग्रेजी सरकार को काफ़ी राजस्व की हानि होने लगी। इससे वायसराय लॉर्ड कर्जन बंगाली आंदोलनकारियों से नाराज हो उठा और हिंदू बंगालियों को प्रताड़ित करने की नीयत से उसने सांप्रदायिक आधार पर बंगाल का बंटवारा करने का मन बना लिया। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन और तेज हो गई। इसी दौरान 1904 में सच्चिदानंद सिन्हा का एक लेख दी पार्टीशन ऑफ द लोअर प्रोविंसेस इन अल्टरनेटिव प्रोपोजल हिंदुस्तान रिव्यू में प्रकाशित हुआ। इसी शीर्षक का दूसरा लेख 1905 में महेश नारायण ने प्रकाशित किया। इन दोनों विद्वतापूर्ण लेख के आधार पर एक पुस्तक की रचना की गई जिसका नाम था पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड सेपरेशन ऑफ बिहार। इस पुस्तक ने शिक्षित बिहारी युवकों में जोश भर दिया और वे बिहार को अलग राज्य बनाने के लिए सभा सम्मेलन करने लगे। उक्त सम्मेलन में प्रभावशाली बिहारियों, विद्वानों आदि की भागीदारी होने लगी, जिससे एक वातावरण का निर्माण हुआ। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन 9 से 10 अप्रैल 1910 को भागलपुर में सच्चिदानंद सिन्हा की देखरेख में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में बिहार को पृथक राज्य का दर्जा देने की मांग की गई। अंग्रेजों ने भी इस संबंध में विचार विमर्श शुरू कर दिए। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम का शाही दरबार आयोजित हुआ। इस शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा संयुक्त प्रांत को एक नया प्रांत बनाने की घोषणा की गई। बिहार राज्य गठन के संबंध में 22 मार्च 1912 को उस समय बिहार और उड़ीसा एक राज्य के रूप में अलग हुए थे। विधिवत घोषणा अर्थात अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना जारी होने के पश्चात 1 अप्रैल 1912 को बिहार प्रांत का उड़ीसा सहित औपचारिक गठन कर दिया गया और राजधानी पटना बनी। उड़ीसा बिहार के साथ जुड़ा था, किंतु 1 अप्रैल 1936 में उड़ीसा से अलग होकर बिहार एक स्वतंत्र प्रांत बना। 15 नवंबर 2000 को बिहार 2 भागों में पुनः विभाजित हुआ, अर्थात फिर से 15 नवंबर 2000 को बिहार को फिर से अलग किया गया। दक्षिण बिहार के 46% भूभाग को अलग कर देश के 28वें राज्य के रूप में झारखंड राज्य का गठन किया गया। इस तरह करीब 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर आज तक बिहार के कई प्रकार का उत्थान और पतन से गुजरना पड़ा और इस तरह 15 नवंबर 2000 से बिहार वर्तमान स्थिति में है। अब आइए चलते हैं इसके कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को कब बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अर्थात राजस्व प्रशासन प्रदान किया गया था? तो इसका उत्तर है सी, 12 अगस्त 1765। अगला प्रश्न है, कंपनी सरकार की राजधानी थी? तो इसका उत्तर है कलकत्ता। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में कंपनी सरकार का प्रशासन शुरू होते प्रशासन में किनका वर्चस्व स्थापित हो गया था? तो
बंगालियों का। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के प्रशासन पर बंगालियों का वर्चस्व हो जाने पर बिहार के किस समाचार पत्र में व्यंग्यात्मक टिप्पणियां हुआ करता था? तो इसका उत्तर है बिहार टाइम्स, जिसके संपादक महेंद्र नारायण थे। नेक्स्ट प्रश्न है, किनके संपादन में बिहार टाइम्स निकाला करता था? तो इसका उत्तर है महेश नारायण। सॉरी, मैंने पिछले प्रश्न में महेंद्र बोला, सॉरी, वहाँ होगा महेश नारायण। अगला प्रश्न है, बिहार टाइम्स कब से निकलना शुरू हुआ था? तो महेश नारायण के पुनः वापस आने के बाद 1894 से। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस उपराज्यपाल को महेश नारायण ने 1894 में बिहार को बंगाल से अलग करने का ज्ञापन दिया था? तो इसका उत्तर है चार्ल्स इलियट को। बिहार को बंगाल से अलग करने संबंधी लेख दी पार्टीशन ऑफ द लोअर प्रोविंसेस इन अल्टरनेटिव प्रोपोजल 1904 में हिंदुस्तान रिवेन्यू में प्रकाशित हुआ था। यह किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका उत्तर है सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। बंगाल का बंटवारा सांप्रदायिक आधार पर किस वायसराय ने 1904 में किया था? तो इसका उत्तर है कर्जन के द्वारा। अगला प्रश्न है, सच्चिदानंद और महेश नारायण के विद्वतापूर्ण लेख के आधार पर बिहार को बंगाल से अलग करने संबंधी पुस्तक का निर्माण किया गया था? तो इसका उत्तर है ए पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड सेपरेशन ऑफ बिहार। अगला प्रश्न है, बिहार को बंगाल से अलग करने संबंधी बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन भागलपुर में हुआ था, जिसमें बिहार को पृथक राज्य का दर्जा देने की मांग की गई थी। यह अधिवेशन कब भागलपुर में हुआ था? तो इसका उत्तर है 9 से 10 अप्रैल 1910 में। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड का सम्राट जॉर्ज पंचम का शाही दरबार 1911 में कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में। जॉर्ज पंचम के शाही दरबार में बिहार को उड़ीसा सहित बंगाल से अलग करने की घोषणा कब की गई थी? तो इसका उत्तर है 12 दिसंबर 1911 को। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत गठन करने संबंधी अधिसूचना सरकार की ओर से जारी हुआ था कब? तो इसका उत्तर है 22 मार्च 1912 को। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांत का उड़ीसा सहित औपचारिक गठन किया गया था कब? तो इसका उत्तर है 1 अप्रैल 1912 को। अगला प्रश्न है, बिहार को उड़ीसा को अलग किया गया कब? तो 1 अप्रैल 1936 को। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार उड़ीसा बंटवारे के बाद विवादित क्षेत्र रहा था कौन सा? तो इसका उत्तर है सरायकेला और खरसावा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को काटकर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था? तो इसका उत्तर है 46%। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के दक्षिणी हिस्से को काटकर कब झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था? तो इसका उत्तर है 15 नवंबर 2000 को। अगला प्रश्न है, बिहार के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में बिहार के दक्षिणी हिस्से का काटकर झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था? तो इसका उत्तर है राबड़ी देवी। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।